नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बड़े अफसर की माँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत बड़े अफसर की माँ थी राधा जी। उनका बेटा पूरे 2 लाख रुपए माहवार पगार जो पाता था। महीने के आखिरी दिन जब वह सरसराती गुलाबी बैंगनी नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी राधा की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थीं। उनकी छाती दोगुनी हो जाती थी और सिर गर्व से आसमान को छू लेता था। शुरू में तो 2-3 बार राजीव ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उनकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को बड़े ही आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया क्योंकि बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने राजीव से कहा, राजीव, महीने के महीने यह क्या ड्रामा करते हो? अगर मुझे पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। सुनैना, तुम कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। अरे बूढ़ी औरत हैं बेचारी, रकम माथे से लगाकर खुश हो जाती हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में ला कर दें। राजीव ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तो दे दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेंकते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजीव चुप हो गया था, लेकिन राधा ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के क्लेश से बचने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर से जोर मारा। यह संयोग मात्र था कि राजीव पगार लेकर आया था और बहू घर पर नहीं थी। मातृभक्त बेटा नोटों की सील बंद नई गड्डियाँ माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा से उसके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर ही बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम बहू की ओर बढ़ा दी। बहू एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटकते हुए और अलमारी को खुला छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। राजीव कहे कि पूरे 2 लाख हैं, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 1000 रुपये कम हैं। सुनैना, रुपये कम कैसे हो सकते हैं? मैं पूरे 2 लाख रुपए लेकर आया था। अब बाहर से तो कोई आया नहीं, बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। राजीव तो आंखें नीची करके अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंखें मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरी में थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का तो अब पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी उसकी। इतना बड़ा कलंक जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में बर्तन धोए तो किसी के घर झाड़ू पोंछा किया, और आज वही बड़ा अफसर बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निकल गया। अरे धिक्कार है! राधा की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर राजीव परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसको साहस ही नहीं हो रहा था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में सुनैना से बात की, किंतु वह कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वह तुनक कर बोली, राजीव, तुम्हारी माँ है, वो मेरी भी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ आओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूँ गाँव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फाँकती रही, और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो उसे गांव में छोड़ आऊं? राजीव ने रूखे स्वर में कहा। राजीव, तुम इतने बड़े अफसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात भी तुम नहीं समझ सकते? मैंने यह तो नहीं कहा कि तुम अपनी माँ को गाँव में परमानेंटली छोड़ाओ। अरे महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ की औरतों के साथ रहेंगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी, सुनैना ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब कुछ तय हो गया। राधा तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसने हाँ कर दी, और हाँ करने पर राजीव ने भी
तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की साफ बहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती और नातनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर की 2-4 पुराने बर्तन तो थे ही, शेष कमी राजीव ने चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच के ग्लास तश्तरियाँ लाकर पूरी कर दी। पड़ोस की विमला काकी ने उसके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली ग्लास लेकर आ पहुंची। राजीव और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे राजीव, आज गांव की राह कैसे भूल गया? विमला काकी ने चाय का ग्लास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आ गई तो मिलने चले आए। राजीव ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न ले आए देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी, वह खूबसूरत है इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही तो बताएंगे, राजीव ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव की कहीं धूल मिट्टी में मैली न हो जाए, भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं, ऐसी अनमोल चीज़ तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं? तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखिए, 7 पर्दों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है, बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी ज़मीन दिलवा दो तो शीश महल मैं बनवा लूँगा। बेटा राजीव, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती है तुझे? विमला काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा 50,000, 60,000, लाख, वह बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कट कट आकर बस यही कोई 1.5 लाख काफ़ी कंजूसी करके बताया उसने। 1.5 लाख? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह भी कोई ज़्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं हो क्या? इतने में तो 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है, राजीव ने विवशता दर्शाई। अच्छा देवर जी, तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गाँव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग किया। भाभी 2 घर होने से तो खर्च दुगना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। राजीव ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है राजीव, जिसका मन अपने बेटे पोतों से न बहले वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा तू तो पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है और हम गंवार, तुझे क्या समझाएं? मगर बेटा, बेचारी राधा ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना, विमला काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं, मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, राजीव ने उत्तर दिया। और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। राजीव भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 1,000 रुपये थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह अपनी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है, संतरे से बच्चे का रंग निखरता है। गिनती के पूरे 1,000 रुपये देकर गया था राजीव, और माँ को उन 1,000 रुपयों में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी दूध के लिए केवल 100 रुपये ही बचा पाई थी और अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी। लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ ज़रूरत है, वह सोचने लगी। सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आधा पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 1,000 रुपये दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 450 रुपये की उधारी चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाना है तुझे। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 600 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे रुपयों में से उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया, डिबरी में 10 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान की भजन करती।
शुरू शुरू में कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें और नातिन पोतियाँ उसके पास आकर बैठ जाती थीं, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर राधा ने अपने चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी हुई थी कि तभी एक आवाज़ आई, माई, भूखे लाचार को एक रोटी दे दे। भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे और उसे बड़ा अफसर बनाए। राधा जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी हुई एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। राधा ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उड़ गई। 2 दिन से राधा के घर चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसे मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट राधा डाके के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नज़र पड़ी। कुत्ता न जाने कहाँ से एक रोटी उठा लाया था और सूने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। राधा दबे पांव चूल्हे के पास गई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से कुत्ता घबराकर रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस नहीं कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाके के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। राधा अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा यमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े झबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। राधा चारपाई पर निराश हताश सी बैठी कभी झबरू को और कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले में फंदा डालकर छप्पर में ऊपर लगी बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे न तो मरने दे रही थी और न ही जीने। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु 2 दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने के बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर छटपटाने और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आई तो वह निढाल होकर चारपाई पे पड़ गई। थोड़ी देर में ही उसकी अंतड़ियाँ फिर कुलबुलाने लगी तो उसने उठकर आटे की हंडिया उघाड़ कर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफ़ेद मटमैला सा हो गया। उसने कपकपाते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में ही सारा पानी अपने पेट में उड़ेल लिया। काफ़ी देर वह वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर झांका। झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, फिर भगवान उसे ऐसी सज़ा क्यों दे रहा है कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने के लिए विवश हो गई है। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ भी मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता से विचारों में डूब गई। तभी बाहर से आवाज़ आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। कमला उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आया है। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता? कोई उधर से भेजेगा तभी तो मैं ला सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़े ही कुछ ला कर दोगे। यह तो भेजने वाले की नीयत पर ही है। दादी, पहले 50 रुपये दो, तभी मनी ऑर्डर मिलेगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहाँ सरकार की फीस जमा नहीं की है। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज़ पर खत पाने वाले का नाम लिखकर डाक में डाल देते हैं तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है, ठीक इसी तरह बैरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे इसीलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुंचा है। अब जल्दी करो अम्मा, जल्दी से 50 रुपये दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 50 रुपये कहाँ, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दे दो। मैं किससे मांगने जाऊँ बेटा, यहाँ रुपये देने वाला कौन है?
तुम ही 50 रुपये काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ अम्मा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? महीने में पगार मिलती है तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर दिन दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराशा भरे स्वर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। लो पैसे मुझे दे दो। पहले तुम 50 रुपये लेकर आओ अम्मा, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूँगा। ऐसे कौन देगा बेटा, यहाँ किसी को किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, मनी ऑर्डर के पैसे अम्मा को मिले या नहीं, आगे उनके जीवन में क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपना जीवन काटा, क्या उनका बेटा उन्हें वापस ले गया, ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। अगर आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी इसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।